आवाज ना निकले सिसकियों की। अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 206। रागिब अपने काम में बेहद मसरूफ था। तभी एकदम से धड़ाम से दरवाज़ा खुला तो वो पूरे का पूरा हिल गया। सामने रिधम खड़ी थी। यूं अचानक से दरवाज़ा खोलकर तकरीबन गिरने वाले अंदाज में दाखिल होती वो लड़की अब अपने बालों को जो बिखर कर सामने आ गए थे समेट रही थी। सामने बैठे रागिब को देखकर उसने गहरा सांस लिया और फिर आगे आई। तभी रागिब भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। उसने लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे किया और फिर आगे को होकर उसने रिधम को कोहनी से थाम कर अपने करीब किया। उसकी आंखों में तफिक्र थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो उसके यूं अचानक आने पर परेशानी से गोया हुआ था। रिधम ने सर हिलाया। हाँ ना, सब ठीक है, वो बड़े मज़े से बोली। रागिब ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। तो फिर इतनी आंधी तूफान की तरह अंदर क्यों आई? मुझे लगा शायद तुमने कोई बात करनी है, ऐसे लग जाती ना तुम्हें। वो कहकर उसकी कोहनी छोड़ता उसके गालों को यूं देखने लगा जैसे उसे कहीं चोट लग गई हो। रिधम ने उसकी टटोलती उंगलियों को थामकर उसके हाथ को अपने गाल के नीचे रखा और दूसरा हाथ उसके शाने पर रख दिया। वो गर्दन पर लपेट चुकी थी। ऊपर को होते उसने रागिब के दोनों गालों पर अपने लब रखे और फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, जब आप इस तरह मेरी फिक्र करते हैं ना, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो कहकर उसके गालों पर दोबारा से लबों का लम्स देने लगी थी। रागिब उसकी बात पर मुस्कुराया। उसकी कमर को थाम कर उसने उसे अपने मज़ीद करीब किया। बताओ मुझे, क्यों ढूंढ रही थी? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला था। रिधम ने कुछ पल खामोशी इख्तियार की। फिर वो आहिस्तगी से बोली, बस एक बात पूछनी थी आपसे, ऐसे मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, पूछ लूं? रागिब ने नरमी से पलकों को झपका और सर को भी जुम्बिश दी। पूछ लो, बताओ क्या कहना है। रिधम को थोड़ा हौसला हुआ। वो कमरे में बैठी इस बात पर बार बार उलझ रही थी। मुलाजमा की बात उसके दिमाग में बैठ गई थी। उसे यूं लगने लगा कि कहीं अगर उसने रागिब से इस बात को छुपाया और अगर रागिब को बाद में ये पता चला तो कहीं मुलाजमा की बात सच ना हो जाए और रागिब उसे अब की बार मारने ही न लग जाए। काफ़ी देर वो यही सोचती रही। फिर जब उसे खुद से कोई जवाब ना मिला तो उसने सोचा क्यों ना रागिब से ही पूछ लिया जाए। तो वो उसे ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। रागिब उसे ही देख रहा था। रिधम ने हौसला करके अपनी बात कहना शुरू की। वो मैं सोच रही थी, मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि अगर कभी मैं कुछ गलत करूं, यानी बहुत गलत करूं, कोई बहुत ज़्यादा, तो क्या आप मुझे मारेंगे? उसका सवाल इतना गैर मुतवक्का था कि रागिब उसकी बात को समझ ही ना सका। उसकी आंखों में ना समझी उतरी। क्या मतलब? रिधम ने गहरा सांस लिया। उसने रागिब के दोनों गालों पर हाथ रखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप मुझे कभी मारेंगे, मतलब मुझ पे हाथ उठाएंगे? रागिब को अब भी उसके सवाल की नोयत समझ नहीं आई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें भला क्यों मारूंगा? क्या हुआ है, मुझे आराम से बताओ। वो उसे लेकर कुर्सी की तरफ बढ़ गया था। उसने रिधम को कुर्सी पर बिठाया। वो उठने लगी तो रागिब ने उसे आंखें दिखाई। बैठी रहो आराम से और मुझे रिलैक्स होकर बताओ क्या हुआ है। वो कहकर मेज पर रखी पानी की बोतल खोलकर गिलास में पानी उंडेलने लगा था। रिधम की तरफ पानी करते उसने नरमी से उसे पीने का इशारा किया। रिधम ने दो घूंट पिए और फिर रागिब का हाथ थाम कर उसने दोबारा अपने गाल पर रखा और बोली, मैं कभी कोई उल्टा काम करूं तो क्या आप मुझे मारेंगे? ऐसे ही वो ना, सुरैया है ना, उसका शोहर उसे मारता है, तो वो मुझे बता रही थी। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आप तो नहीं मुझे मारेंगे? रागिब उसे चंद पल देखता रहा। फिर उसने नरमी से जो हाथ रिधम के गाल पर था उसके अंगूठे से वो उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, पर मुझे एक बात बताओ, कुछ हुआ है? रिधम ने सर दाएं बाएं हिलाया। उसके सीने से जैसे बहुत बड़ा बोझ हट गया था। चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि रागिब का दिल पसीज रहा था। नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, बस मैं वैसे ही पूछ रही थी कि अगर कभी मुझसे कोई उल्टा काम हो जाए तो कहीं आप मुझे मारेंगे तो नहीं?
راغب نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا، پر مجھے یہ بتاؤ، کچھ الٹا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ردھم دھک سے رہ گئی۔ اس نے راغب کو چونک کر دیکھا۔ راغب کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر تو نرمی تھی، لیکن آنکھوں میں عجیب سی چھان بین تھی۔ ردھم نے پہلو بدلا۔ نہیں، میں کیوں کوئی الٹا کام کروں گی؟ میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ میرے نا دماغ میں بار بار یہ بات آ رہی تھی، تو سوچا آپ سے جا کر پوچھ لوں۔ آپ تو CID بن کر پوری تفتیش کرنے لگ گئے۔ سیدھا سیدھا جواب دے دیں بس کہ تم کچھ بھی کرو گی تو میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اتنا آسان سا جواب تھا میری بات کا۔ راغب نے گہرا سانس لیا۔ اس نے ردھم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ ان پر باری باری اپنے لب رکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، دیکھو جگر، اگر کچھ ہو گیا ہے تو بھی بتا دو، اور اگر کچھ کرنے والی ہو تو بھی بتا دو۔ میں پکا وعدہ کر رہا ہوں، میں تمہیں ماروں گا تو کیا، میں تمہیں ڈانٹوں گا بھی نہیں، پر مجھے بتا دو کچھ ہو گیا ہے یا کچھ کرنے والی ہو۔ ردھم اس کی بات پر جھنجھلائی۔ اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر وہ پیچھے کو ہوئی۔ ریوالونگ چیئر اسے راغب سے دور کر چکی تھی۔ راغب نے تیزی سے اس کرسی کو پکڑا۔ گر جاؤ گی، وہ غصے سے بولا تھا۔ ردھم نے اسے ناراضی سے دیکھا، پھر وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آپ تو ابھی سے غصہ کر رہے ہیں، راغب نے فوراً کہا۔ میں غصہ نہیں کر رہا، میں بس تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ردھم نے سر جھٹکا۔ ہاں، میں تو بہت ناسمجھ ہوں نا، ہر وقت مجھے سمجھاتے رہتے ہیں۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ وہ بس یہاں سے اب نکلنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ راغب اس کا بھید جان لے۔ اسے یہاں سے بھاگنا ہی مناسب لگ رہا تھا۔ وہ کہہ کر پلٹی کہ راغب نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کرتا وہ اسے دوبارہ سے سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، تم میری بات کا جواب دیے بغیر جا رہی ہو۔ کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ تم تو اچھی بچی ہو، ادھر آؤ میرے پاس، اس نے کہہ کر ردھم کو زبردستی اپنی طرف کیا۔ اسے پہلوؤں سے تھام کر وہ میز پر بٹھا چکا تھا، اور اب وہ خود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنے گھٹنے کے درمیان کرتا وہ اس کے شانوں کو تھام کر اسے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ ردھم جھنجھلائی۔ راغب، میں کہہ رہی ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، اب نہیں پوچھوں گی آپ سے کچھ، وہ منہ پھلا کر بولی۔ راغب کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ماتھا سا ٹھنک گیا تھا، پر ردھم بتانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھی۔ میں سچ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، سچ کہہ رہا ہوں، پکا وعدہ لے لو مجھ سے۔ ردھم کی آنکھوں میں برہمی دکھائی دینے لگی۔ میں اب آپ سے کوئی بات ہی نہیں کروں گی۔ آپ مجھے سمجھ کیا رہے ہیں؟ میں کوئی بیوقوف ہوں جو الٹے کام کرتی پھروں؟ بس میرے دماغ میں ایسے ہی سوال آ گیا تھا۔ آپ تو مجھے انویسٹیگیشن روم میں بٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے جانے دے، موسیٰ اٹھ گیا ہے، میں اس کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں، چھوڑیں بھی اب مجھے، وہ کہہ کر میز پر سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راغب نے آخری بار اس سے بے حد نرمی سے پوچھا، جانی بتا دو نا، کچھ کرنے والی ہو، میں مینٹلی طور پر تیار ہو جاؤں گا تاکہ وہ چیز ہینڈل کر سکوں۔ دیکھو، اچانک سے کچھ مت کرنا، اس وقت پتہ نہیں میں اپنا ٹیمپر ہی نہ لوز کر بیٹھوں۔ پر میں ایک بات شرطیہ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں ماروں گا نہیں۔ شاید میں غصہ کروں، پر پلیز مجھے بتا دو، میں تم پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا۔ ردھم نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ دانتوں کو کچکچا کر وہ بولی، میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کرنے والی ہوں۔ اب آپ مجھے جانے دیں، اور اب میں دوبارہ آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا تو حوصلہ ہو گیا تھا کہ راغب اسے مارے گا نہیں، زیادہ سے زیادہ غصہ ہی کرے گا نا، تو کر لے۔ راغب نے سر کو جنبش دیتے ہوئے اسے میز پر سے اتارا۔ اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے وہ جھکا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ تم تو میرا بہت لاڈلا بچہ ہو، جو بھی کرنا، پر خود کو نقصان نہیں پہنچانا، نہیں تو پھر میں شاید تمہیں ماروں بھی۔ میں میری ردھم کے لیے کسی کی بھی غفلت برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میری سب سے انمول چیز ہو، اپنا سب سے زیادہ دھیان رکھا کرو۔ ردھم نے سر کو خم دیا، سینے پر ہاتھ رکھا، ذرا سا جھکی اور پھر پلٹی۔ اب میں جا رہی ہوں، آپ اپنا کام کریں، اللہ حافظ، وہ چلا کر کہتی اسٹڈی روم سے نکل گئی تھی۔
راغب उसके जाने पर हल्का सा हंसा और सर एक साइड पर झटक कर बैठ गया। इस लड़की के भी दिमाग में न जाने क्या कुछ चलता रहता है। मैं इसे मारूंगा। मैंने तो आज तक ऐसा सोचा भी नहीं कभी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए दोबारा पावर चेयर पर बैठ गया था। उसे आगे करता वो लैपटॉप की स्क्रीन जो बुझ चुकी थी उसे दोबारा रोशन करता उस पर आई ईमेल्स को चेक करने लगा था। और बाहर लाउंज में बैठी रिधम मूसा को गोद में लिए उसके कान में सरगोशी कर रही थी। मूसा जानी, बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे भी तुम जैसा जल्दी से बेबी दे दे, फिर मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। उसकी बात पर मूसा ने उसे यूं देखा जैसे नाराज़ हुआ हो। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि एक बार मेरे अब्बा तुम्हें सच बता दें, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि दूसरा बेबी तुम लाओगी या नहीं। मूसा भी रिधम को देखते हुए शायद यही सोच रहा था कि ये लड़की उसके बाप को थोड़ा सा भी चैन नहीं लेने दे रही, और वो पहले ही इतना उलझा हुआ है। अगर रिधम उसकी उलझनों में मज़ीद इजाफा ना करे तो कितना ही अच्छा हो। वो बेचारा पुरसकून बैठा है, पर इस आदमी को क्या पता कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बस तूफान आने ही वाला है। और उसकी बीवी इससे पहले ही वादे ले चुकी है कि वो ना उस पर गुस्सा करेगा और ना ही उसे मारेगा, और रागिब यकीनन ये सारे वादे उस वक्त भूल जाएगा। अस्पताल की राहदारियों में मामूल का रश था। अतिया बेगम अपने कैबिन में बैठी थी। उनका चेहरा झुका हुआ था। सामने रखी फाइल पे वो हाईलाइटर से निशान लगा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंकी। उन्होंने सामने देखा। उनके लबों पर हैरान कुन मुस्कुराहट आ गई। अरे अमन, तुम? वो खुशगवार हैरानी से हाईलाइटर बंद करती खड़ी हो गई थी। उन्होंने फाइल एक तरफ रखी। जीन्स और सियाह शर्ट के साथ बगैर आस्तीनों की जैकेट पहने अमन संवरे बालों के साथ उनके सामने आ गया था। वो आजकल अपने आप से बहुत मुतमईन और हालात से पुरसकून था। उसका सब कुछ अब उसके हाथ में था। प्रॉपर्टी बिक चुकी थी और अकाउंट में पैसे भी डिपॉजिट हो गए थे। अब बस उसे अपने दोस्त से मिलना था ताकि बाहर जाने के तमाम मामलात तय पा सकें। उसकी निगाहें से सारा खौफ निकल गया था। वो इन दिनों इतना मसरूफ़ रहा था कि फुप्पो से मिलने का वक्त ही नहीं मिला था, और कुछ अतिया बेगम भी अपने घर की तैयारियों में लगी थी। वो अकेली ही सब कुछ कर रही थी। रागिब को उनके घर के बारे में मालूम था। उसने मदद की पेशकश की थी, लेकिन अतिया बेगम ने मना कर दिया था। मुझे आदत है, मैं अपने काम खुद करके खुशी महसूस करती हूँ। रागिब को उन पे फ़ख्र महसूस होता था। शुरू ही से उसे ऐसी औरतें पसंद थी जो खुद मुख्तार होती थी, जो अपना आप संभाल लेती थी। एक वक्त था जब इस फहरिस्त में सबसे ऊपर ज़ेबा का नाम था, लेकिन अब तो वो कहीं भी नहीं। नफ़रत भी महसूस नहीं होती उससे, क्योंकि रागिब के पास वक्त ही कहाँ था किसी और पे जज्बात ज़ाया करने का। अतिया बेगम के सामने झुककर अमन ने सर पर हाथ फिरवाया और मुस्कुरा कर बोला, बस आजकल तो आप इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं घर भी 2-3 बार गया था, लेकिन ताला लगा हुआ था। रात को शायद आप देर से आने लगी हैं। वो कहकर कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसके लहजे में शिकवा था। अतिया बेगम ने सर को जुम्बिश दी। वो भी बैठ गई थी। हाँ, बस काम से फुर्सत नहीं मिलती। तुम मुझे कॉल कर लेते। अमन ने मेज़ पर रखा पेपर वेट उठा लिया था। वो उसे घुमाने लगा। मैंने सोचा कॉल करने से बेहतर है खुद आपसे मिलने चला जाऊं, तो मैं इसलिए आ गया। आप बताएं, कहाँ मसरूफ़ हैं? वो उन्हें देखने लगा। पेपर वेट घूम रहा था। उसकी उंगलियां शिकंजे की तरह उनके गिर्द थीं, पर ढीली थीं। तुम्हें भाभी ने बताया नहीं कि मैंने घर ले लिया? बस उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अमन ने तेज़ी से घूमते पेपर वेट के गिर्द उंगलियों का शिकंजा मजबूत किया तो वो थम गया। उसकी निगाहें जांचती सी अतिया बेगम पे थीं, जिनका चेहरा पुरसकून था। आपने अचानक घर छोड़ने का फैसला क्यों किया? अतिया बेगम ने सर को हिलाया। वो आगे को हुई। उनके चेहरे का इत्मीनान वैसा ही था। बस मैं अब अपना घर चाहती थी। मेरी बेटी है, दामाद है, और अब आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद भी दे देगा तो फैमिली बढ़ जाएगी। इस 2 कमरों की जगह में अब मुझे मुनासिब नहीं लगता रहना। और फिर तुम लोगों को भी अल्लाह के करम से फैमिली बढ़ेगी। तो मैं बहुत टाइम से इस सब में लगी थी। अचानक तो कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने रसान से कहा था। अमन का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। हमने तो आपको
नहीं कहा था कि हमें आपसे मसला है, वो नाराज़ी से बोला था। मैं जानती हूँ तुम कभी ऐसी बात नहीं करोगे, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं ऐसा चाह रही थी। और फिर रिधम का शोहर रुक नहीं पाता उस घर में। रिधम का कमरा इतना छोटा है, सिंगल बेड है, कल को बच्चे भी होंगे तो कैसे रहा जाएगा। और मैंने वो घर जो अब बनाया है वो रिधम के नाम करना है, ताकि मेरी बेटी का अपना घर हो, कल को वो किसी की मोहताज ना हो। अमन को उनकी बातों से दिलचस्पी नहीं थी। वो वैसा ही कोरा हो गया था जैसे वो माजी में था। एक वक्त था जब उसे कुछ अपने खिलाफ होते दिखाई दे रहा था तो उसे लगता था कि उसका खेल खत्म हुआ। उसने गलत किया, पछतावा था कि एक बच्चे को मार दिया। लेकिन अब जब दोबारा हालात उसके बस में हुए तो उसे वो सब ठीक लगने लगा जो हुआ। रिधम इससे ज़्यादा की मुस्तहिक थी। वो अब इस कॉल पर चल रहा था। वो दोबारा पेपर वेट को हरकत देने लगा था। उसकी निगाहें वैसी ही छेदती सी थी। लेकिन अतिया बेगम में कोई राज होता तो वो ज़रूर जान लेता। सामने बैठी औरत के लबों पे ही उसकी अंदर की सच्चाई होती थी। इसलिए अमन जान गया कि फुप्पो उस सब में नहीं है। वो कुछ भी जान नहीं सके। इसलिए वो सर हिलाकर पेपर वेट रखता खड़ा हो गया। मुझे खुशी होती कि आप हमारे साथ ही रहती, लेकिन अब आपने सब कर ही लिया है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। उसके अचानक खड़े होने पे अतिया बेगम ने फ़ौरन कहा, अरे तुम खड़े क्यों हो गए, कहाँ जा रहे हो? अमन ने धीरे से शाने उचकाए, बस मैंने एक दो काम करने हैं, वहाँ जा रहा हूँ, दोस्त से मिलना है। आप तो मुझे नहीं लगता कन्वेंस होगी, तो मेरा जाना ही बेहतर है। फुप्पो को लगा वो नाराज़ हो गया। वो खड़ी हुई, बेचारी से अंदाज में बोली, एक ना एक दिन तो मैंने जाना ही था ना। तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं ये एहसान कभी नहीं उतार सकूंगी। अमन ने उन्हें नाराज़ी से देखा। आप ये कहकर पराया कर रही हैं। हम आपके अपने हैं और अपने एहसान नहीं करते, और जो करते हैं वो अपने नहीं होते। फुप्पो की आंखें नम हो गईं। अमन कितना अच्छा है, वो सोचने लगी थी। कुछ खा कर तो जाओ। उनके इसरार पे अमन ने सरनामे हिलाया। नहीं फूफो, कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिन्हें आज ही करना है। आप अपना ख्याल रखिएगा और मैं घर देखने ज़रूर आऊँगा। आप मुझे लोकेशन भेज दें। फूफो ने सर को हिलाया तो वो उनसे प्यार लेता कैबिन से निकल गया था। अतिया बेगम दोबारा कुर्सी पे बैठ गई थी। कैबिन में उदासी सी घुल गई थी। काश रिधम के साथ वो सब ना हुआ होता तो आज वो सब एक मुकम्मल फैमिली की तरह रह रहे होते। लेकिन फिर उन्हें रागिब याद आया तो उन्होंने सर झटक दिया। जो हुआ अच्छा ही हुआ, मेरी बेटी अब ज़्यादा खुश है, वो खुद से कहती काम में लग गई थी। स्टडी रूम में बस काम से फारिग हुआ ही था रागिब के दरवाजे पर दस्तक हुई। रिधम और दस्तक, ऐसा हो ही नहीं सकता। कौन? उसने लैपटॉप बंद कर दिया था। तभी दरवाज़ा खुला और उज़मा सामने आई। उज़मा रागिब की उसे देखकर भवें सुकड़ी। सर, मुझे आपसे बात करनी है, वो कहकर आगे आई। रागिब रिवॉल्विंग चेयर से उठ चुका था। उसने सर को हिलाया। वो दोनों कुछ फासले पर खड़े थे। उज़मा ने कहना शुरू किया, सर, वो मैंने आज अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है और हमारे घर का मसला चल रहा है। आपको बताया था ना कि हम घर बदल रहे हैं, तो इस सिलसिले में मुझे जाना होगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही कि मैं मूसा को छोड़कर कैसे जाऊं, और उसे लेकर भी जाऊंगी तो वजह क्या बताऊंगी। हमने अम्मी का तो मैम के सामने जिक्र नहीं किया और ना ही उन्हें ये पता कि वो इसी शहर में रहती हैं। रागिब उसकी परेशानी पर पुरसोच सा हो गया। फिर उसने सर हिलाया। मैं रिधम से बात कर लूँगा, मूसा हमारे पास रहेगा। जाहिर सी बात है, तुम्हारी तरफ से मैं कुछ कह दूंगा। उज़्मा उसे देखने लगी थी। और अगर उन्होंने मुझसे पूछा तो? रागिब ने सपाट लहजे में कहा। तो तुम भी वही कहोगी जो मैंने कहा होगा। अभी इस बात को रहने दो, मैं पहले रिधम से बात कर लूँ, फिर तुम्हें भी बता दूंगा। वो रुका। उसने सांस लिया, फिर बोला, मूसा कहाँ है? वो स्टडी से निकलने लगा था। उज़्मा उसके साथ ही थी। वो मैम के पास है, मैं उसे अभी देकर आई हूँ, थोड़ी देर पहले। वो तफसील से बता रही थी। वो दोनों एक साथ ही स्टडी से निकले थे। तभी उज़्मा की शॉल दरवाजे में अटकी। उसे झटका सा लगा। वो रुकी, लेकिन उसकी शॉल उतर चुकी थी। रागिब पलटा था। वो दोनों चौखट में थे कि रिधम की आवाज़ गूंजी, जो मूसा से उलझती हुई आ रही थी। तुम इसकी फीडर तो देकर उसका जुमला अधूरा रह गया। रागिब और उज़्मा
वो दोनों भी चौंके थे, एक साथ पलटे थे। वो दोनों करीब खड़े थे। उज़्मा की शॉल दूर थी, जो जहाँ अटकी थी अब नीचे फर्श पर झूल गई थी। रागिब ने रिधम को देखा, जो सीढ़ियों पर रुक गई थी। उसकी निगाहें अब उन दोनों पर जमी थी, और रागिब को न जाने क्यों रिधम की नज़रें अजीब सी लगीं। कुछ था उनमें, पर ऐसा कैसे? एकदम से वो रागिब पे शक करने लगी थी, इतनी सी बात पे। वो उसका तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि रिधम रागिब को किसी के साथ भी बांट नहीं सकती। उसके दिमाग में सवाल तेजी से घूमा कि ये दोनों स्टडी रूम में क्या कर रहे थे। जारी है। तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि नए आने वाली वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नए नावल के कहानी के साथ मिलेंगे, एपिसोड के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।